जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, और हम लोग करने जा रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास। पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं मोशन फिज़िक्स का, ये मोशन 9th क्लास। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं मोशन को। ठीक, मोशन से पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रेस्ट। ठीक है ना, रेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं रेस्ट को। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to time, then it is said that the body is in rest. The body is in rest. ठीक है, अगर कोई बॉडी वक्त के साथ साथ अपना जगह नहीं बदलता, एक ही जगह पे है, तो हम लोग कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। जैसे ये हमारे किताबें हैं, टेबल है, ये कल भी यहीं था, आज भी यहीं है और कल भी यहीं रहेगा। ठीक है, दिन तो गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरते जा रहे हैं, मगर वो जहाँ था वहीं है, कल भी, आज भी और कल भी। तो इसको हम लोग कहेंगे रेस्ट में है। कितनी बात में। तो जब कभी कोई बॉडी अपना जगह टाइम के साथ साथ नहीं बदलता, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट का ये डेफिनेशन दिया क्या, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ सेड दैट द बॉडी इज़ इन रेस्ट। तो ये कहा जाता है कि बॉडी जो है ना रेस्ट में है। कितनी बात सुन में। अगर रेस्ट का ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, तो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। मान लो एक चीज़ है, यहाँ से हमें 1 मीटर के दूरी पे है। ठीक है, 1 मीटर के दूरी पे है और मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो अभी भी 1 मीटर के दूरी पे होगा, कुछ टाइम के बाद भी 1 मीटर के दूरी पे रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो यहाँ ओरिजिन है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, और यहाँ से कितना दूरी पे है ये हमने डिस्टेंस ले लिया। अभी भी इतना ही है, कुछ टाइम के बाद भी यही होगा, कुछ टाइम के बाद भी यही होगा, कुछ टाइम के बाद यही होगा, और कुछ टाइम के बाद, तो ये ऐसे मिला देंगे। तो ये है, इस तरह का रेस्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, xt graph is parallel to टाइम एक्सिस। ठीक है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसका जब xt ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस इस तरह से रहता है। कितनी बात समझ में आई। आगे बढ़ाते हैं। तो ये रेस्ट का ग्राफ हो गया और ये डेफिनेशन हो गया। रेस्ट का अपोजिट होता है मोशन। ठीक है ना, तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगला हम लोग कर रहे हैं मोशन। मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी कभी कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपने जगह से आगे पीछे दाएं बाएं या सीधा जाता है, किधर भी जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मोशन में है। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, then it is said that
द बॉडी इज इन मोशन। जब भी कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपने जगह को बदलता है तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे मान लो एक चींटी है, चींटी भी है तो हल्के 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 कहीं जा ही रहा है, ठीक है ना, तो वो मोशन में है। आदमी है मोशन में है, बाइक है, कार है, चला रहे हैं तो मोशन में है। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो मोशन में हैं। रेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मोशन समझ में आ गया। ये मोशन जो है अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के होते हैं। मोशन अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मोशन को देखते हैं, ये 2 टाइप्स के हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कितनी बात समझ में आई? यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, then the motion is called यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब समझ में आया? कि जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, जैसे मान ले 1 सेकेंड में 5 मीटर गया तो अगले सेकेंड में भी 5 मीटर गया और उसके अगले सेकेंड में भी 5 मीटर गया, ऐसे हर सेकेंड में 5 मीटर जाता है। तो अगर ऐसा मोशन है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं कि कैसा ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसे हम लोग बना के देखते हैं। तो पहले हम लोग एक डिस्टेंस का और टाइम का, हम लोग डिस्टेंस टाइम अगर बनाते हैं हम लोग तो देखते हैं कैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा इसका यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन सबसे पहले उससे पहले देखते हैं, टेबल बनाते हैं। कैसा टेबल बनाएंगे हम लोग? ये दे रखा हमारा एक डिस्टेंस का और टाइम का टेबल बनाते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है x और ये टाइम है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में, टाइम सेकेंड में लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस मीटर में लेते हैं तो ये 5 मीटर गया, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन है तो अगले 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर जाएगा, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक। 3 सेकेंड्स में हो जाएंगे 15 मीटर, 4 सेकेंड में हो जाएंगे 20 मीटर्स। ये ऐसे हम लोग का टेबल बन जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम लोग इस तरह से। तो क्या दे रखा है? ये तो 0 0 है, ओरिजिन है। ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4, 1 2 3 4 दे रखा है। ये 5 मीटर ले लिया, ये 10 मीटर ले लिया, ये 15 मीटर ले लिया, ये 20 मीटर ले लिया, ये ठीक है ना। डिस्टेंस इन मीटर है। 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया। 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना? 10 मीटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। 3 सेकेंड में 15 मीटर, तो हम लोग यहाँ प्लॉट कर दिया। 4 सेकेंड में 20 मीटर, तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया। जब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा और ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये टाइम जो है ना, ये टाइम एक्सिस है, ये टी जो है, इसके रेस्पेक्ट में ये इतना स्लोप बना रखा है, ठीक है ना। तो क्या बता रखा है
कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, वो स्ट्रेट लाइन होता है और इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं और मिटा के इसके पॉइंट्स को लिख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आता है। तो इसको 2 पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज straight line and inclined to टाइम एक्सिस से ये इंक्लाइंड होता है, मतलब ये इतना ढलान बनता है, स्लोप बनाता है, इसको बोलते हैं स्लोप। ढलान भी बोल सकते हैं, ऐसे ढलान बना है तो इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। कितनी बात सुन में, ये कितना एंगल बना रखा है, कितनी बात सुन में। अगर हम लोग इसका स्पीड निकालना चाहे तो स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? स्पीड डिफाइन करते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड by a moving body is called speed। एक जो मूविंग बॉडी है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिखा है 4 सेकेंड में कितना गया टोटल डिस्टेंस 20 मीटर। तो हम लोग अगर स्पीड निकालना चाहेंगे तो टोटल डिस्टेंस, एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे हम लोग मान लो 20 सेकेंड लिया तो 4 सेकेंड में 20 मीटर का तो डिस्टेंस ट्रैवल है और टाइम लगा 4 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात सुन में, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग 2 सेकेंड के बाद लेना चाहें तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर होगा, टाइम है 2 सेकेंड तब भी 5 मीटर रहेगा, 1 सेकेंड में निकालेंगे तब भी 5 मीटर रहेगा। क्या बताया कि इस तरह से जैसे हम लोग को हम लोगों ने डिफाइन टाइम पे 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर और लेने के बाद 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, और इसका हम लोगों ने इस तरह से ग्राफ बना दिया है, ये दिख रहा है। अब अगर हम लोग पे यहाँ पे जो प्लॉट किया, अगर मान लो हम लोगों ने ए नाम दे दिया, यहाँ जो प्लॉट किया हमने बी नाम दे दिया, यहाँ सी नाम दे दिया, यहाँ डी नाम दे दिया, और यहाँ पे स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर स्पीड निकालेंगे 5 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 5, तो हर जगह स्पीड बराबर है। लेकिन अगर हमें स्पीड यहाँ निकालना हो, इस जगह पे ई नाम दे दिया, तो कितना स्पीड होगा, इसका स्पीड कितना होगा, या फिर मुझे यहाँ निकालना हो या यहाँ निकालना हो तो कितना होगा स्पीड। ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसीलिए हम लोग तो डिफाइंड टाइम पे, जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, ये हम लोग डिफाइंड टाइम दिया है। लेकिन अगर इसके बीच में भी लेंगे ना तो हर जगह वही स्पीड होगा जितना डिफाइंड टाइम पे है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, हर टाइम पे उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अगर हम लोग मान लो ई पे निकाल के देखना चाहें कि 5 मीटर आता ही नहीं आता, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, लगभग 1.5 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट ये हाफ, तो 1.5 मिनट को 3/2 टाइम ले लिया। और अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है 5 से ज़्यादा है, 10 से कम है, बीचों बीच है, तो हम लोग 7.5 मीटर, 7.5 मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट पे टाइम लग रहा 3/2 या 1.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेड से लिख रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये डिस्टेंस हो गया 7.5। तो अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहेंगे
तो स्पीड इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 7.5 और टाइम है 1.5, डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे, 15 से काटेंगे 5 आ जाएगा, तो ये भी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात सुन में, इसका मतलब ये है कि अगर जो वेल डिफाइंड पोजीशन हम लोग दिखा रहे हैं ग्राफ पे, वहाँ तो 5 मीटर या 10 मीटर या 12 मीटर या जितना भी है एक स्पीड है उसका, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है उन पॉइंट पे भी स्पीड उतना ही होगा जितना कि वहाँ पे होता है। कितनी बात सुन में आई, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 हो, 10 मीटर भी हो सकता, 8 मीटर भी हो सकता, 12 मीटर भी हो सकता, जब उसके हिसाब से दिया रहेगा तब। यहाँ पे लेकिन 5 मीटर दे रखा हमने, तो इसलिए 5 मीटर हर जगह स्पीड होगा। कितनी बात सुन में, यूनिफॉर्म स्पीड। आगे चले पीछे चले, ठीक है, आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं और स्पीड समझ में आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखते हैं ये कुछ ग्राफ्स, इन ग्राफ्स के बारे में समझते हैं। आगे चलते हम लोग, क्या बताया कि ये जो है हमारा, ये इसी ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है। इससे हम लोगों ने प्लॉट किया, 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 और ये 20, ये इस तरह का हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये दे रखा हमारा, ये इस तरह से ग्राफ बना दिया। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे स्पीड निकालना चाहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से अगर लिखे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये टाइम देगा, ये टाइम है ना, ये टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस एक्सिस है ये, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, टाइम ना 2 सेकेंड लगता है, डिस्टेंस 10 मीटर, तो स्पीड निकालेंगे 10/2 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी बात सुन रहे, ये जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर जो है ये डिस्टेंस को दिखा रहा है, यानी परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस का निकालते हैं तो ये डिस्टेंस दिखाता है एक्स, ऊपर लिख लिया, और ये जो नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ ये टाइम दिखाता है, तो ये जो है एक्सिस ये टाइम है। ये परपेंडिकुलर अपन बेस, अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो ये 90 डिग्री होगा। ये परपेंडिकुलर अपन बेस ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, अगर ये एंगल ले लेते हैं थीटा, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकाला, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और स्लोप जो होता है ना स्पीड को दिखाता है। कितनी बात सुनी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऊपर में x/t है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है, और इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसी को हम लोग स्पीड भी निकालते हैं। तो क्या समझ में आया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये निकालो, ये ही स्पीड होता है, इसी को tan थीटा भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। यानी किसी बॉडी का स्पीड अगर निकालना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और स्पीड निकालना है, तो उस ग्राफ का स्लोप निकालना है हमें। स्लोप का मतलब ये है कि उसका tan निकालना, tan थीटा, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कितनी बात सुन में, तो किसी भी बॉडी का अगर स्पीड निकालना हो तो उसका स्लोप से बता सकते हैं कि उसका कितना स्पीड है। ये थीटा एंगल है वो tan थीटा होता है। कितनी बात सुन में, स्लोप समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन जो है इसके टर्म में भी, tan के टर्म में भी दे सकता है, ग्राफ बेस भी दे सकता है, स्लोप के फॉर्म में भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं कि खाली डिस्टेंस टाइम देता रहे, कुछ सी भी के फॉर्म में भी लिख सकता है। तो इसीलिए हमने ये बताया है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है ये हमें, ये कुछ हम लोग ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, और देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ये बताना है कि ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है, ये तीनों का, तीन बॉडी का ए बी सी, तीन बॉडी या तीनों का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से। अब ये बताना है कि ये बॉडी जो मोशन में है या नहीं है, रेस्ट में है या मोशन में है।
रेस्ट में होता तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता, ऐसे रेस्ट में होता तो, ठीक है। और मोशन में होता तो इस तरह से बनता, अभी बताया तो था। तो ये मोशन में है और सभी लाइन ऐसे ही ड्रॉ किए गए हैं। इसका मतलब ए बी सी तीनों ही मोशन में है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है। कितनी बात सुन में, तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है। ये कितनी बात सुन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, ए भी, बी भी, सी भी। तो इनमें से किसका स्पीड ज़्यादा है, किसका स्पीड कम है, कैसे बताएंगे इस ग्राफ को देख के, इसमें किसका स्पीड ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? ए का स्पीड सबसे ज़्यादा है, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? बी उससे कम है, सी उससे कम है, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है भाई, आप देखने वाले समझ में आ रहा है। आप लोग बताओ, जो लोग देख रहे हैं वीडियो हमारा, इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका? अभी अभी हमने बताया था ये ग्राफ पे, यहाँ पे ये हम लोगों ने स्लोप लिया था ऐसे, और स्लोप को बताया था ये tan थीटा, और यही स्पीड बताता है। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग इस वाले ए का स्लोप बनाए तो इतना एंगल होगा, और बी का स्लोप बनाएंगे तो इतना एंगल होगा, और सी का स्लोप बनाएंगे तो इतना एंगल होगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका होगा? सी का। तो सबसे ज़्यादा tan थीटा का वैल्यू जो है ना सी का आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा? सी का। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप या एंगल tan थीटा जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह के ग्राफ बनाकर खाली पूछना है स्पीड को, और ना जाने कितने लोग, ठीक है ना, आउट हो जाते हैं ज़ीरो पे ही, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया ये क्या पूछ रहा है। समझ में आया ये बात? तो क्या समझ में आया? यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है ना। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा, ठीक है। हेयर स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट। सबसे ज़्यादा इस ग्राफ में सी का स्लोप सबसे ज़्यादा है। सो द स्पीड ऑफ सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्पीड होगा सी का। अगर स्पीड का ऑर्डर लगा दे तो सबसे ज़्यादा सी का, उससे कम बी का होगा, और सबसे कम ए का है, क्योंकि एंगल सबसे कम ए का है यहाँ पे। कितनी बात में आए? सो ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो लोग बच्चे समझना चाहते हैं समझे देख के इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड का क्या मतलब हो गया कि सबसे कम कौन, उससे ज़्यादा कौन, उससे ज़्यादा कौन। तो स्पीड ऑफ ए इज़ लेस देन स्पीड ऑफ बी इज़ लेस देन स्पीड ऑफ सी। ये ऑर्डर हो गया। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? आगे चले। समझ में आ रहा है कुछ? आगे चलते हैं, मिटा देते इसे, उसके बाद दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अगला दे रखा है, एक ग्राफ और देखते हैं और समझते हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एक ग्राफ ये है ए, ये दूसरा है बी, और ये तीसरा है सी। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दिखाई दे रहा सबको? दूर वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? अब बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, या फिर तीनों का स्पीड सेम है, या कोई ज़्यादा कम है। बताना है देख के ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, ठीक है। कैसे बताएंगे हम लोग?
जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका। हाँ, तो इसमें स्लोप देखेंगे, इनका कहना है कि स्लोप देखेंगे और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका। तो आप देख ही रहे हो, तो आप देख के बताओ कि किसका स्लोप ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है ना। देखेंगे क्या है, तो बनाई हुआ है सामने, बताना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, और कम है ज़्यादा है तो फिर उसको किसका स्पीड ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, किसका स्पीड ज़्यादा है किसका कम है, यह सबका बराबर है। ये जो लाइन है, ये लाइन ए का और ये बी का दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, देख रहा ना, ये लाइन पैरेलल है। तो ये जो एंगल यहाँ बनाएगा और ये जो एंगल यहाँ बनाएगा दोनों सेम आएगा, और जब दोनों का सेम स्लोप होगा तो दोनों का स्पीड भी बराबर है। ए का जितना स्पीड है वही बी का स्पीड है। मान लो ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो बी का स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है। और अगर सी का निकालना चाहते हैं तो सी का स्लोप बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा और ये इस तरह से इसका स्लोप बनेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है, और जो पैरेलल लाइन होते हैं उनका एंगल जो है ना सेम आता है। तो ये एंगल सी जो है, ये स्लोप ऑफ सी जो है स्लोप ऑफ ए के बराबर है। तो ए और सी का स्पीड सेम होगा। ए एंड बी का स्पीड ऑलरेडी सेम था और सी और ए का स्पीड सेम है, तो इसका मतलब तीनों का स्पीड सेम होगा। अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ किए गए हैं तो उसमें सभी का स्पीड बराबर आता है। लाइन पैरेलल है ना, ये सब लाइन पैरेलल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। हेयर स्लोप ऑफ ए बी एंड सी आर इक्वल, ठीक है ना, आर इक्वल। सो द स्पीड ऑफ ए बी सी आर इक्वल, ठीक है ना। ये हमें देखना है लाइन को कि कौन सा लाइन पैरेलल है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है तो इसलिए तीनों का स्लोप बराबर होगा, तीनों का स्पीड बराबर होगा। तो ऐसे ग्राफ से सवाल बनते रहेंगे और हम गलत करते रहेंगे क्योंकि ध्यान तो है नहीं, और जब ध्यान नहीं होगा तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान तो तभी मिलता है जब ध्यान होता है, ठीक है। तो दीजिए ध्यान अगर ज्ञान हासिल करना है तो, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। आगे चलते हैं, अगला ग्राफ बना रहे हैं वो भी देखते हैं वो क्या है। ये एक ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ग्राफ, अगर मैं इस वाले ग्राफ को लॉजिकली ट्रांसलेट करूं, लॉजिकली का मतलब ये होता है कि समझ में आए कि हाँ ऐसा होता है डेली लाइफ में। तो इसको कैसे बता सकते हैं हम लोग। 3 लड़के हैं, एक कहानी से मैं बता रहा हूँ। 3 बच्चे हैं, मान लो 10th क्लास का 3 सेक्शन है और हर सेक्शन का 100 मीटर का रेस हुआ। सेक्शन ए वाले 10th के बच्चे ने अपने 100 मीटर का रेस लिया, बी सेक्शन वाले बच्चों ने भी 100 मीटर का रेस किया, और सी सेक्शन वाले बच्चे भी 100 मीटर का रेस करेंगे। तो सब सेक्शन का कोई ना कोई तो फर्स्ट आया होगा। तो ए वाले का फर्स्ट आया होगा, बी वाले का फर्स्ट आया हो गया, सी वाले का भी फर्स्ट आया। अब उन तीनों सेक्शन में से वो एक एक बच्चे लिए गए, उनमें से सबसे फास्ट कौन है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उन तीनों बच्चों को लाया गया और चेक करते हैं कि 10th क्लास में तीनों सेक्शन में सबसे तेज़ दौड़ने वाला बच्चा कौन है। एक लाइन में तीनों को खड़ा कर देंगे, एक रेफरी होगा, जानते हैं जो विसिल बजाता है, ठीक है। अब रेफरी जो है ना 1 2 3 खड़ा कर दिया ABC के नाम से, और क्या करेगा, बोलेगा क्या, रेडी, तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे, सब लोग पोज में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, पोज लेते हैं। फिर कहेगा 1, फिर और पोज में जाएंगे, 2, फिर और पोज में जाएंगे, और 3 बोलने से पहले पता चला क्या कि एक बच्चा दौड़ चुका, एक बच्चा दौड़ गया,
4 कदम दौड़ गया, अभी बोला भी नहीं, अभी तो हाथ उठा के 3 करना चाह रहा था, तब तक वो 4 कदम दौड़ गया। एक बच्चा अपने जगह पे ही था, जैसे वो 3 बोला, जैसे वो 3 बोलने से पहले एक तो पहले ही दौड़ गया, और जैसे उसने 3 बोला तो एक दौड़ा, और एक अभी भी खड़ा है। जब वो 3 बोल चुका, 2 दौड़ चुके, तब जाके वो तीसरा दौड़ा। तो उन तीनों का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करना चाहेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? जो पहले ही 4 कदम आगे दौड़ गया वाला, ये पहले ही 4 कदम आगे जा चुका है, अभी टाइम बोला नहीं है, मगर ये इतना जा चुका है। कितनी बात सुन में, ये बिल्कुल टाइम पे गया, जैसे ये वाला ए वाला बिल्कुल टाइम पे बोला 3 है, उसी वक्त दौड़ा। और ये बी जो है वो थोड़ा टाइम निकलने के बाद दौड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें सबसे पहले कौन दौड़ रहा है? सी वाला सबसे पहले दौड़ गया, टाइम बोलने से पहले, 3 बोलने से पहले ही, और 3 बोलते ही इसने दौड़ा, और 3 बोलने के बाद कुछ सेकंड के बाद ये दौड़ा। कितनी बात सुनिए। अब तीनों का लाइन ग्राफ अगर पैरेलल है मान लो, तो तीनों का स्पीड बराबर है। तीनों का ग्राफ बनाया अगर मान लो, और तीनों ही पैरेलल बना, तो तीनों का स्पीड बराबर होगा। तो आगे कौन चल रहा होगा? आगे सी दौड़ रहा होगा, उसके पीछे पीछे ए दौड़ रहा होगा, उसके पीछे बी दौड़ रहा होगा। तीनों बराबर स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो सी आगे ही रहेगा, ए बीच में ही रहेगा, और बी पीछे ही रहेगा। अगर हमें आगे जाना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो तीनों का स्पीड बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे आगे कौन चल रहा होगा? सी, ठीक है ना। सबसे पीछे कौन? बी चलेगा, क्योंकि स्पीड तीनों का बराबर है। ओवरटेक करने के लिए हमें स्पीड बदलना पड़ता है, लेकिन इस ग्राफ में स्पीड तीनों का बराबर है। तो ये हम लोग एक लॉजिक से समझ सकते हैं कि ये एक तरह का, इस तरह का मोशन दिखा रहे हैं कि 3 बच्चे को दौड़ा रहे हैं। अगर कम ज़्यादा स्पीड हुआ, मान लो किसी का कम किसी का ज़्यादा हुआ, तो उसका कैसे स्पीड दिखाएंगे वो मैं ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये टाइम बोलने पे दौड़ा, ये ए है, ठीक है ना। जैसे टाइम बोला तो वो दौड़ा, और ये जो है ये सी है, ये दौड़ रहा है। कितनी बात सुन में। और ये बी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये बी दौड़ रहा है। कितनी बात सुन में। ये तीनों का हम लोग का, ये अब तीनों पैरेलल लाइन तो है नहीं, ये तीनों पैरेलल लाइन नहीं है, तीनों पैरेलल लाइन नहीं है, तो इसका मतलब तीनों का स्पीड अलग अलग है। कितनी बार है तो स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं। मगर ये तीनों इस तरह से जैसे पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड में तो दौड़ रहे हैं, मगर तीनों का स्पीड बराबर नहीं है। कितनी बात सुन में आई। हम 3 कलर में कर दिए इसको समझने के लिए। कितनी बात सुन में। अब देखो उसी तरह से समझेंगे, जैसे 3 बोला तो सबसे पहले कौन दौड़ गया? सी, ये लाल वाला दिखा रहे हैं, इतना ऑलरेडी 3 बोलने से पहले वो दौड़ चुका है। और 3 जब बोला तो इसने ए दौड़ना शुरू किया, और कुछ टाइम के बाद ये बी दौड़ना शुरू किया। कितनी बात सुनी। लेकिन जब वो बी दौड़ रहा है तो यहाँ पे जाके सी को टच कर दिया, यहाँ पे सी को टच कर दिया। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो इतने टाइम पे बी जो है ना सी को टच कर, जबकि सी बहुत आगे निकला हुआ था, लेकिन बी की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे टच कर दिया, और फिर थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पे ए को भी टच करके और फिर आगे निकल गया। अगर हम लोग स्लोप के टर्म में देखना चाहेंगे तो इसका जितना एंगल होगा ये हो जाएगा, और सी का ये इसका एंगल ये हो जाएगा, और इसको अगर बनाएंगे तो ये होगा। कितनी बात सुनिए। तो सबसे बड़ा एंगल किसका दिख रहा है? बी का सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है। एंगल ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। उससे कम ए का दिख रहा है, और सबसे कम सी का दिख रहा है। तो सबसे कम स्पीड किसका है यहाँ पे? सी का। उससे कम, उससे ज़्यादा ए का, और सबसे ज़्यादा बी का है। बी सबसे बाद में चला है, लेकिन वो सी को यहाँ और ए को यहाँ टच करते हुए आगे निकल गया।
कितनी बात सुन में आई। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चलेंगे तीनों तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जाएंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे और फिर आगे जा रहे होंगे। ये तो हमने बी का दिखाया, हो सकता और किसी का भी हो सकता है। तो इस तरह से ग्राफ से ये ग्राफ समझ में आ रहा है। ये अगर हमें स्पीड निकालना हुआ तो कैसे स्पीड निकालेंगे इसमें, ठीक है। इसमें तो स्लोप दे रखा है, उससे निकाल सकते, अलग अलग स्पीड आएगा क्योंकि अलग अलग स्लोप आएगा। कितनी बात सुन में। लेकिन अगर हम लोग मान लो बी का स्पीड ग्राफ से निकालना चाहते हैं तो ये जो है बी का ग्राफ बना लिया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक टाइम हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कितनी बात सुन में। तो ये हमारा डिस्टेंस x हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक t हो जाएगा। डिस्टेंस अपन टाइम करेंगे, स्पीड आ जाएगा इसका, किसका, b का स्पीड आ जाएगा। अगर हमें मान लो a का स्पीड निकालना है तो चलो मैंने यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से a का ड्रॉ किया तो ये टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ तक टाइम, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लेंगे। कितनी बात सुन में, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो ये टाइम भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको स्पीड इससे निकाल सकते हैं, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में हर जगह स्पीड बराबर होता है। चाहे यहाँ ड्रॉ करो, चाहे यहाँ ड्रॉ करो, चाहे यहाँ ड्रॉ, कहीं से भी करोगे स्पीड बराबर ही आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से कर लिया a का, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये टाइम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे स्पीड आ जाएगा। लेकिन जितना b का आया था उससे कम आएगा। कितनी बात समझ में आई। और अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे तो इसका निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लो हम लोग ने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है, ये यहाँ पे c के लिए, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा c का, और ये टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड c का निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि c का ट्रायंगल बनाया है, b के लिए b का ट्रायंगल बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, और a के लिए a का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी का हम लोग कहीं से भी लाइन ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाकर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, tan का जो स्लोप बन जाएगा, और यहाँ पे जो ग्राफ में वैल्यू दिया जाएगा x का यहाँ से ले लेंगे, t का यहाँ से लेके निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन में। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इस तरह से, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस तरह से इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बताया क्या कि अगर कोई बॉडी हमारा जा रहा है तो हम लोग जाते हुए ग्राफ जीरो से लेके उधर की तरफ बताते हैं। अगर वो आ रहा होगा तो कैसे बनाएंगे। मान लो कोई रनिंग करते हुए दूर से चला आ रहा है, तो मान लो इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था, जब वो वहाँ था, अब स्टार्ट हुआ चलना इधर की तरफ, तो टाइम ज़ीरो लेंगे लेकिन डिस्टेंस इतना है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वो हमारी तरफ आएगा तो वो आ रहा होगा, डिस्टेंस कम हो रहा होगा। मान लो इतनी देर के बाद यहाँ आ गया ये, तो जाने का ग्राफ तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, मगर आने का ग्राफ इस तरह से दिखाते हैं। तो जब भी कभी ग्राफ इस तरह से बना हो तो बॉडी जो है ना इनिशियली इतना दूरी पे था और इतने टाइम के बाद यहाँ हो गया, यानी 1 सेकंड के बाद वो यहाँ हो गया, इतना दूर हो गया, 2 सेकंड के बाद वो यहाँ हो गया, इतना दूर हो गया, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ आ गया, और 4 सेकंड पर जहाँ था वहीं आ गया, ठीक है ना। तो आने का ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। तो जाने और आने का ग्राफ देख के बताएंगे कि किधर से जा रहा है किधर से आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। कितनी बात सुन में। आगे एक ग्राफ बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया जाने और आने का। एक ग्राफ हम बता रहे क्या है ये इसके बाद का, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। एक बॉडी जो ना यहाँ से यहाँ तक गया, 5 सेकेंड टाइम लग गया, यहाँ टाइम इधर प्लॉट कर रखा है, और यहाँ पे ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने, ये डिस्टेंस को प्लॉट कर रहे हैं, ये 20 मीटर का आ गया ये, ठीक है ना। इसके बाद ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, यहाँ से ये इतना देर तक ऐसे का ग्राफ दे रखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके बाद फिर ये ऐसे दे रखा, ये 10 सेकेंड हो गया और ये 12 सेकेंड हो गया, ये टाइम दे रखा ये। कितनी बात सुन में।
ये 20 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस 20 मीटर है, ये एक्स है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये बताना है, ये हम लोग यहाँ से लेबलिंग कर लेते हैं, ओ ए बी और सी। अब ये बताना कि बॉडी कहीं पे रेस्ट में है, और अगर रेस्ट में है तो कहाँ पे है। इस पूरे ग्राफ में बॉडी कहीं रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो कहाँ पे है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ये ओ ए स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है। क्या यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी का। यहाँ से ओ से लेके ए तक, ए से बी तक गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या मतलब हुआ, बॉडी रेस्ट में है ए से लेके बी तक, और बी से फिर वो सी पे आ गया, यानी ये लौट के आ गया। ये तो जा रहा था और ये आ रहा था, लौट के वहीं आ गया। कितनी बात समझ में आई। इसको अगर हम लोग जनरल बताते हैं तो जैसे मान लो एक बच्चा यहाँ से एक दुकान पे गया, ठीक है, 20 मीटर के दूरी पे वो दुकान है, उसको जाने में 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड में वो दुकान पे पहुँच गया। दुकान पे पहुँचने के बाद जो भी सामान लेना था वो वहाँ खड़ा रहा 5 से 10 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड तक वो उस दुकान पे खड़ा रहा, अपना सामान लिया, और फिर उधर से आ गया, 12 सेकंड में आ गया, यानी उधर से 2 सेकंड में वापस आ गया। जाने में 5 सेकंड लगाया था, आने उतना ही आने में 2 सेकंड में आ गया, यानी दौड़ के आ गया। देर हो गया तो जल्दी से दौड़ के आ गया होगा। कितनी बात सुन रही। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग प्लॉट किया है कि इधर से गया है, फिर वहाँ रुका है, फिर वहाँ से लौट के यहाँ आ गया वापस। कितनी बात सुनी। तो यहाँ पे गया है, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड कितना, स्पीड अगर यहाँ निकाले थे, स्पीड बिटवीन ओ ए में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस गया 20, ठीक है ना, डिस्टेंस गया, डिस्टेंस ट्रैवल है इसका, और टाइम टेकन है, ठीक है। तो 20 मीटर गया 5 सेकंड में, काट दिया, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया है। फिर यहाँ पे स्पीड इसका कितना है, ए टू बी रेस्ट में आता है, स्पीड होगा 0। रेस्ट में स्पीड क्या होता है, 0 होता है। और फिर यहाँ से बी टू सी लौट के आया है, कितना टाइम लगा उसका, 2 सेकेंड। तो स्पीड बिटवीन बी टू सी, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बी से सी तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 20 मीटर तो गया था, तो 20 मीटर ही वापस आया है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वापस आ गया। कितनी बात समझ में आई। तो इस तरह से ग्राफ पे बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं, पूछते रहते हैं। उस ग्राफ का क्या मतलब है, पहले उस ग्राफ को समझना होगा, और उसी के समझ के हिसाब से जो पूछा जा रहा है बताना पड़ेगा। तो ग्राफ में बहुत सारी बातें हैं। अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म ग्राफ बताया है, यूनिफॉर्म मोशन का। अगला जो हम लोग बताएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बताएंगे। ठीक है, आज यहीं पे रहने दो। ठीक है।